मॉडल एक्टिविटी टास्क 2021 क्लास 8 इन्वायरमेंट एंड साइंस परिवेश परिचय। जी हाँ, साइंस क्लास 8 का जो जून महीने में पब्लिश हुआ है और मिड डे मील जुलाई में दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं एक्टिविटी टास्क 2021 परिवेश परिचय का वीडियो, जिसमें हम लोग फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस का एक साथ में कंबाइंड किया हुआ सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते हैं परिवेश परिचय, उसके आंसर क्वेश्चन को समझेंगे। तो देखिए, हिंदी वर्सन में क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है। इसका अंग्रेजी वर्सन आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, बांग्ला वर्सन का अवेलेबल है और इंग्लिश का। तो इसको हिंदी में रूपांतरित करके काफ़ी सारे स्कूल आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपके स्कूल भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए, इसकी स्टडी पॉइंट आपकी सुविधा के लिए क्वेश्चंस का हिंदी में रूपांतरित करके आपके पास आंसर लाया है। आप देखकर समझ लीजिए और जब आपको मिले उसका आंसर क्वेश्चंस करते चले जाइए। पहला क्वेश्चन में देखिए, दिया गया है सही उत्तर चुनें। MCQ दिया गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस हैं। और पहला क्वेश्चन में दिया गया है दबाव की एसआई इकाई बताना है। आप जानते हैं दबाव मतलब होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल की इकाई हम एसआई यूनिट में लेते हैं न्यूटन, और एरिया की इकाई या फिर क्षेत्रफल की इकाई लेते हैं मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ऑप्शन डी आपके पास सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 2। इसमें दिया गया है आइसोबार के लिए जो विकल्प सही है वह यह है कि उनके पास बराबर द्रव्यमान, समान संख्या में प्रोटॉन, बराबर संख्या में न्यूट्रॉन, बराबर द्रव्यमान संख्या होती है। तो सही उत्तर है डी। क्या होता है उसमें, समान द्रव्यमान होता है, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या जो बोलते हैं मात्रा संख्या होती है, इक्वल। अगर आप बोलेंगे हाइड्रोजन लेंगे और हीलियम लेंगे, H13 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, और He23, तो इसमें देखिए मास नंबर 33 है। उसी तरह से कार्बन और नाइट्रोजन का ले लीजिए, कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 14। तो देखिए 14 14 सेम। तो ये सब क्या कहलाएंगे, आइसोबार कहलाएंगे, जब मास नंबर सेम होता है तब। तो सही ऑप्शन आपके लिए हो गया डी। 3 नंबर को देखिए, कोशिकांग जिसमें वृद्ध कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए विभिन्न एंजाइम्स होते हैं, क्या है वह, लाइसोसोम्स। याद करके रखिएगा, लाइसोसोम्स को बैग ऑफ सुसाइड भी बोला जाता है, आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया संक्षिप्त में उत्तर दें। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान मतलब मात्रा के पिंड या वस्तु को कितने बल से आकर्षित करती है। तो देखिए, जब आप पहला पार्ट पढ़ रहे हैं तो उसी में आपको इसका आंसर है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान या मात्रा के पिंड या वस्तु को पृथ्वी 9.8 न्यूटन बल से आकर्षित करती है। ठीक है, याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लंबा है क्वेश्चन, किंतु इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छा है। कुछ धातुओं को अम्ल के तनु विलयन मतलब घोल, सोडियम, लोहा, हाइड्रोजन, तांबा, औरम, ठीक है, सोना से हाइड्रोजन मुक्त करने की प्रवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जैसे रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है, उस क्रम में लिखा गया है। जानकारी की इस अंश से यहाँ दी गई धातुओं में से सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातु की पहचान करें। तो कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है वह आपको चुन के बताना है। तो देखिए जो क्रम है, देखिए कैसे लिखा गया है, सोडियम, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, औरम लिख लिए। चूँकि सक्रियता श्रेणी, आप जानते हैं धातु की सक्रियता श्रेणी पढ़े हैं आप, में सोडियम सबसे अधिक सक्रिय है, अतः सोडियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातु है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन दिया गया था, मैं 2 गलती से बोल दिया। आप देखिए ध्यान से,
3 क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है 2.3 में, रेटिना में कौन सी कोशिका मौजूद होती है जो मृदु प्रकाश में दृष्टि में मदद करती है। मृदु प्रकाश कहने का मतलब क्या है, माइल्ड प्रकाश, ठीक है, माइल्ड प्रकाश मतलब एकदम देखने में मदद करेगा, हल्की प्रकाश जो होगी, जो ज़्यादा रोशनी वाली नहीं होगी, उसको बोला जाता है। देखिए आँख की रेटिना जो होती है वहाँ पे कोन सेल और रॉड सेल मिलता है, संकुच कोशिका और रॉड सेल, ठीक है। तो इन दोनों में से जो रॉड सेल होता है वही मृदु प्रकाश में दृष्टि मतलब देखने में मदद करती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का जुलाई महीने का मॉडल एक्टिविटी टास्क अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 में 1-2 वाक्य में उत्तर दीजिए दिया गया है, किंतु कुछ क्वेश्चन है जो 1-2 वाक्य में होगा नहीं, किंतु आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा। या फिजिकल साइंस से क्वेश्चन है, कूलम के नियम का गणितीय रूप लिखिए और उसमें प्रकट होने वाली राशि के का एसआई मात्रक लिखिए। कूलम का नियम को लिखना है आपको, कूलम के नियम को बताना है, ठीक है। तो कूलम के नियम के अनुसार से आप पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप किताब का जो एक्सरसाइज है उसमें जाकर आप देखिएगा पेज नंबर 25 में, तो वहाँ पर आपको कूलम के नियम के बारे में पता चलेगा कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स ऑगस्टीन द कूलम ने एक सूत्र का आविष्कार किया था जो 2 आवेशित वस्तुओं के आकार बिंदुओं को लेकर था और उनके बीच में जो बल कार्य करता है उस कार्य करने वाले बल को लेकर नियम को डिराइव किया था। तो आपको इतना सारा चीज़ तो लिखना नहीं है, केवल बताना है गणितीय रूप क्या है। तो आप लिखिएगा ए बराबर के इंटू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, 2 बिंदु आवेश है, F क्या है, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल है, R क्या है, 2 आवेशों के बीच की दूरी है, ठीक है, और K क्या है, कूलम बल स्थिरांक है। तो केवल स्थिरांक भी अगर आप लिखते हैं तो भी चलेगा, किंतु मैं चाहूँगा आप बताइए कि स्थिरांक जो है वो कूलम बल स्थिरांक है, ठीक है, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, याद करके रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं के को। और इसकी वैल्यू हम लोग बेसिकली इसकी वैल्यू और भी नियम के अनुसार से निकालने के बाद में 1/4 पाई E0 इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं यह तैयार होता है। याद करके रखिएगा जो कांस्टेंट के है यह डायमेंशनलेस नहीं होता है, इसकी इकाई होती है, ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन में दिया गया है एसआई पद्धति में के का मान निकालने के लिए, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बोलिए, नहीं कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी लिखिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.1 का ही सेकंड पार्ट को देखते हैं, जिसमें के की एसआई इकाई लिखने के लिए बोला गया है। आप ऐसे लिख लीजिएगा n-m²/c², कहने का मतलब है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यह होता है के की इकाई एसआई पद्धति में। कैसे आता है आप जानते हैं, ए बराबर के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो के बराबर कितना हो गया, एफ इंटू आर स्क्वायर बाई Q1 Q2, ठीक है। और आप क्या कीजिएगा, यूनिट्स जो है फोर्स जो यहाँ पे बल है उसका न्यूटन एसआई पद्धति में, और दूरी जो है आर उसके लिए मीटर में, और Q जो आवेश है उसकी इकाई कूलम में लेते हैं। तब जब इसमें पुट करेंगे तो आप देखिए Q 2 बार है तो कूलम होल स्क्वायर हो गया, और F के लिए न्यूटन और R के लिए मीटर होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग यूनिट निकालते हैं। याद करके आपको रखना है कि कूलम जो है वह आवेश की व्यवहारिक इकाई है, ठीक है, कूलम आवेश की व्यवहारिक इकाई है, और विद्युत आवेश की जो इकाई होती है वह होता है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं।
और 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ EACU होता है। आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के फिजिकल साइंस क्लास 8 के प्लेलिस्ट का यूज़ कीजिएगा तो इन सारे चीज़ों पर उपलब्ध वीडियो को आप देखकर अच्छी तरह से समझ पाइएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, आप ज़रूर जाकर देखिएगा और इस चैप्टर को समझने की कोशिश अच्छी तरह से कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, 3.2 को। बहुत शुष्क और ठंडे वातावरण में रहने वाले जानवरों या जंतुओं में क्या विशेष लक्षण देखने को मिलते हैं या दिखते हैं। देखिए, बहुत शुष्क वातावरण में रहने वाले जानवरों या जंतुओं के निम्न विशेषताएं मिलती हैं। पहला, तापक्रम बहुत बढ़ जाने पर कई प्राणी एस्टिवेशन नामक उष्ण नींद में चले जाते हैं। इस दौरान उनकी श्वास क्रिया और हृदय की जो धड़कन होती है वो घट जाती है, कम हो जाती है। कई प्राणियों की त्वचा अपेक्षाकृत मोटी होती है ताकि नमी बाहर न निकल जाए। ठंडे वातावरण में रहने वाले जानवरों और जंतुओं की निम्न विशेषताएं देखिए। ठंड वातावरण या परिवेश में रहने वाले प्राणियों की हृदय की धड़कन और श्वास क्रिया की दर घट जाती है, आस्ते आस्ते उनकी श्वास दर रहती है। नंबर 2 देखिए, कुछ प्राणी भोजन की तलाश में या बच्चा को जन्म देने के लिए जनने के लिए ठंडी जगह छोड़कर अपेक्षाकृत गर्म जगहों के लिए उड़ान भरते हैं और वहाँ पे जाके अंडा देते हैं या बच्चे का जन्म देते हैं ताकि बच्चे ठंडे जगह में ठंडा से मर न जाए, उनकी जीवन में विकास हो पाए, बोलकर वो लोग ऐसा करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बोला गया है मीथेन पानी अमोनिया के अणुओं की प्रारंभिक संरचनाएं बनाएं जहां परमाणु सहसंयोजक बंधनों द्वारा जुड़ा रहता है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे दिखाना है, धारण किए रहते हैं। तो कोवैलेंसी, आप चूँकि लॉकडाउन का समय है या फिर ऐसे समय में या रेस्ट्रिक्शंस का समय है तो आप उस तरह से क्लास तो नहीं कर पा रहे जिस तरह से आप करते थे, कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मैं आपको अपने किताब का पेज नंबर भी बता दे रहा हूँ जिसकी मदद से आप देखकर भी पढ़ सकते हैं। आप अपनी किताब में पेज नंबर 90 या 91 में जब जाएंगे तो कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंसी के बारे में जानेंगे, तो इसी से संबंधित यहाँ पे हैं। यहाँ पे क्या होगा, साझेदारी करके 2 या 2 से अधिक जो एलिमेंट्स हैं, परमाणु हैं, एलिमेंट्स के परमाणु हैं, वे क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़कर बंधन बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पानी में H2O होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आपको। उसी तरह से मीथेन का देखिए 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से। नाइट्रोजन में देखिए 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और अमोनिया बना रहे हैं NH3। तो यह शेयरिंग कैसे होता है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर में तो केवल इसी लाइन को लिखना है जो अभी दिखाने जा रहा हूँ, नोट करके पेज नंबर 91 में है। यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है, इसको आपको लिखना नहीं है। देखिए, कभी भी जब शेयरिंग कोई भी इलेक्ट्रॉन्स करेगा तो क्यों करेगा और किस लिए करेगा, इसके लिए ऑक्टेट का नियम और ड्यूप्लेट का नियम, 2 नियम होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी परमाणु अपने लास्ट वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 या 8 कर लेगा तभी वह स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का देखिए एक परमाणु होता है कक्ष में, लास्ट कक्ष में, और ऐसे भी एक ही रहता है। किंतु ऑक्सीजन में के लास्ट कक्ष में एटॉमिक नंबर 8 है, किंतु 2 और 6, तो लास्ट में 6 हो गया। देखिए, तो 6 और 2 ले लेगा तो 8 हो जाएगा। देखिए ग्रीन कलर में हाइड्रोजन का है, इसी तरह से कलर चेंज करके दिखाया गया, आप ध्यान से समझ लीजिए। तो इस तरह से शेयरिंग करते हैं और ये लोग स्टेबल होकर कोवैलेंसी को दिखाते हैं, इसीलिए ये लोग क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजी यौगिक हैं। उसी तरह से मीथेन में देखिए कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होती है, तो लास्ट वाले कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन को ले लेता है, तो उससे 4 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेने के बाद में 8 हो गया, तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। उसी तरह से हाइड्रोजन इनका एक एक लेने के बाद में वो भी स्टेबल हो जाता है। अमोनिया का देखिए नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 और 5 में बढ़ गया, तो 5वां इलेक्ट्रॉन सेकेंड वाले ऑर्बिट में है। ठीक है,
तो 5 इलेक्ट्रॉन देखिए ग्रीन कलर में दिखाया गया है और हाइड्रोजन का डॉट वाले ब्लू डॉट से दिखाया गया है। तो इस तरह से हाइड्रोजन 2 को लेकर स्टेबल हो जा रहा है, किंतु अमोनिया 8 मेंटेन करके अमोनिया का नाइट्रोजन परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन लेके वो स्टेबल हो जाता है। तो इसी को कोवैलेंसी बोला जाता है और कोवैलेंट बोला जाता है। तो यही है प्रीलिमिनरी स्ट्रक्चर किसका, पानी का, अमोनिया का और मीथेन का। तो आपको यहाँ पर बॉन्डिंग करता हुआ दिखाना है, इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उतना लिख लीजिएगा काफ़ी है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना और कार्य का उल्लेख करना है। आप चाहें तो इसमें डायग्राम बना सकते हैं और डायग्राम बनाकर आप दिखा सकते हैं। अपने बुक का पेज नंबर 183 पेज में जाइएगा। 183 पेज में आप देखिए वहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, तो उस डायग्राम को भी आप बना दीजिएगा मृषून इन सब को दिखाते हुए, तो बहुत बढ़िया रहेगा, आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले संरचना देखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा झिल्ली से उत्पन्न होते हैं और न्यूक्लियर झिल्ली तक फैल जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शाखा प्रशाखा युक्त नलिका दृश्य सदृश संरचनाएं हैं जो साइटोप्लाज्म को विभिन्न कक्षों में विभक्त करते हैं। किसी पर्दे के बाहर प्रोटीन संश्लेषणकारी राइबोसोम रहते हैं, इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरे दिखते हैं। किसी झिल्ली के बाह्य राइबोसोम के रहने पर मृसीन दिखता है। इसके अंदर डायग्राम बना लीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। लास्ट टॉपिक देखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को पृथक करने में सहायक होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क परिवेश परिचय का 2020 का एडिशंस नया मॉडल एक्टिविटी टास्क अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।